हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अशोक कुमार सैनी। एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग पर। ठीक है, एक ब्रेस्ट फीडिंग है, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पीडियाट्रिक का एक शॉर्ट नोट है। तो हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। फिर इसके अंदर ही हम ब्रेस्ट फीडिंग के डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स और एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि वीनिंग किसे कहते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग किसे कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? अगर जनरली देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? एक फीडिंग की प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल मदर ब्रेस्ट मिल्क ही काम में लिया जाता है। किसको? इन्फेंट को। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? प्रोसेस है फीडिंग की, जिसमें मदर ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को पिलाया जाता है, या वो क्या हो, या तो वो डायरेक्ट ब्रेस्ट के माध्यम से हो, या तो वो डायरेक्ट ब्रेस्ट के माध्यम से फीड कराया जाए, या फिर उसको एक्सप्रेसिंग का मतलब उसको पंप के माध्यम से, यानी कि जो पंप रहता है, ब्रेस्ट पंप होता है, उसके माध्यम से उसको क्या किया जाता है? स्क्वीज किया जाता है और रिमूव करके उसको क्या किया जाता है? बोतल के माध्यम से उसको बेबी को पिलाया जाए। वो क्या कहलाता है? ब्रेस्ट फीडिंग। सीधा सीधा मार्ग देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग एक फीडिंग की प्रोसेस है जिसके अंदर मदर ब्रेस्ट मिल्क है, वह बच्चे को पिलाया जाता है। किसके माध्यम से? या तो वो डायरेक्ट ब्रेस्ट के द्वारा हो, या फिर एक्सप्रेसिव पंपिंग आउट, यानी कि जो ब्रेस्ट पंप होता है उसके माध्यम से ब्रेस्ट से रिमूव करके स्टिच करके बच्चे को बोतल के माध्यम से पिलाया जाए, तो वो क्या कहलाता है? ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क। अगर ब्रेस्ट मिल्क देखा जाए तो ये क्या है? प्राकृतिक, क्या है? नेचुरल गिफ्ट है। एक तरीके से नेचुरल गिफ्ट है जो बच्चे को प्रकृति के द्वारा मिला है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सारे कंटेंट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट एक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में यानी कि बच्चे की आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उसके अनुपात में बच्चे को पाए जाते हैं। वह क्या काम करते हैं? बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या होता है? सहायक होता है। ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है? बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक होता है। और ये क्या है? एक नेचुरल गिफ्ट है, एक प्राकृतिक उपहार है जो बच्चे को मिला है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि क्या क्या तो उसके महत्व है और क्या क्या लाभ है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के। ठीक है, पहले देखते हम बच्चे को क्या क्या लाभ है ब्रेस्ट फीडिंग करने से फॉर इन्फेंट। ब्रेस्ट फीडिंग के अगर हम बच्चे के लिए देखें कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना क्यों जरूरी है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट फूड, यानी संपूर्ण भोजन। कंप्लीट फूड का मतलब क्या होता है? जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर सभी पोषक पदार्थ, सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सभी
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सभी पोषक पदार्थ इसके अंदर क्या होता है अवेलेबल रहते हैं। किसके अंदर? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सभी पोषक पदार्थ अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और वाटर। तो ये सारे पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और वाटर, ये सभी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक प्रचुर मात्रा में, एक अनुपात में अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण भोजन। और यही जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो कंप्लीट फूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स है, वाटर है, ये किस में सहायक होता है? बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ब्रेस्ट मिल्क क्या है? एक कंप्लीट फूड है बच्चे के लिए। ठीक है। दूसरा हम देखें प्रोटेक्टिव। दूसरा क्या है? एक प्रोटेक्टिव। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है? प्रोटेक्टिव है, यानी रक्षात्मक है। ब्रेस्ट मिल्क कैसे रक्षात्मक होता है? ये देखिए कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है? मैक्रोफेजेज और आईजी एंटीबॉडीज जो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। ठीक है। इंटरफेरॉन ये क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मैक्रोफेजेज क्या करती है? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ना, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो इसको रक्षात्मक भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर ये कंटेंट कौन कौन से? जो आईजी एंटीबॉडी होती है वो, इंटरफेरॉन, माइक्रोफेजेज, ये सारे कंटेंट उसमें अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं? बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? रक्षात्मक करते हैं, यानी बच्चे की एक तरीके से रक्षा करते हैं, ये एंटीबॉडी अवेलेबल करना। ठीक है। अगला हम देखें तीसरा पॉइंट, इजीली डाइजेस्टेबल। तीसरा हम देखें इजीली डाइजेस्टेबल। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो क्या होता है? इजीली डाइजेस्टेबल होता है, सुपाच्य होता है, यानी कि आसानी से पचने वाला भोजन होता है। किनकी बजाय? जो काऊ मिल्क होता है, गाय का दूध होता है, या फिर जो भैंस का दूध होता है, इनकी बजाय जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो आसानी से पचने वाला होता है। आसानी से पचने के क्या क्या फायदे हैं? कि बच्चे को क्या नहीं हो सकते, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकता, एसिडिटी नहीं बन सकती, भोजन आसानी से पच रहा है, बच्चे का दूध आसानी से पच रहा है, तो उसको जैसे कि जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, क्या एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी से क्या आफरा टाइप में आ सकता है। तो ये है इसका फायदा। तो ये क्या होता है? इजीली डाइजेस्टेबल होता है। कारण क्या होता है इजीली डाइजेस्टेबल का? कि इसमें जो भी कंटेंट है, न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये कंटेंट ब्रेस्ट मिल्क में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट मिल्क में मिलने वाली जो चीज है, जो न्यूट्रिएंट है, वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो मिल्क है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। अगर इनका अनुपात देखा जाए तो 7.4% तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 2 या 3%
फैट पाई जाती है और 1.1% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे अधिक मात्रा में पाई जा रही है। कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट होने से वो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ऐसी बीमारियों से बच्चे को राहत मिल जाती है, ऐसी बीमारियां होने वाली है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक इजीली डाइजेस्टेबल या सुपाच्यम बोल सकते हैं। अगर मान लो कि अगर प्रोटीन की मात्रा अगर ब्रेस्ट मिल्क में अगर अधिक हो जाए तो प्रोटीन वैसे ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। वैसे बच्चे के जो भी लीवर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी अंग है वो क्या नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं होते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं वो, ठीक। तो इस वजह से प्रोटीन को आसानी से पचा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेस्ट मिल्क में अधिक मात्रा पाए जाने से इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल या सुपाच्य, ठीक है। अगला हम देखते हैं मोर बायो अवेलेबिलिटी। मोर बायो अवेलेबिलिटी, मोर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है अधिक जैविक उपलब्धता, अधिक जैविक उपलब्धता। इसमें क्या होता है, जो मैक्रो और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो का मतलब जो अधिक हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो ऐसे पदार्थ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। तो एक प्रचुर मात्रा प्लस एक सेम अनुपात में पाए जाते हैं, इसको अपन कहते हैं अधिक जैविक उपलब्धता, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि बच्चों को अगर इन चीजों की अगर अधिकता पाई जाती है तो हमने देखा था क्या है, रक्षात्मक एक तरीके से प्रोटेक्टिव ब्रेस्ट मिल्क। तो यह क्या करता है, जो मोर बायो अवेलेबिलिटी है, जो कंटेंट की अधिकता है, वो क्या करती है बच्चों को एक हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या होती है, सिम्टम होता है फीवर का एक तरीके से लीजिए। तो वो क्या होती है, हाइपोथर्मिया से बचाता है एक हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम टेम्परेचर अगर बॉडी का हो जाता है तो वह हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है, ठीक है। यहां पर हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है, जो शुगर की मात्रा है वो अगर डाउन हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, कि नॉर्मल रेंज से अगर कम होती है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कहलाती है, ठीक है। दोनों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और ब्रेस्ट मिल्क। तो मोर बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी अपने पास माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो क्या करते हैं, एक अनुपात में पाए जाते हैं, जिससे बच्चे को हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इन चीजों से बचाते हैं, ठीक। इसके आगे हम देखें, ये तो हमने बच्चे का देख लिया कि बच्चे को क्या क्या बेनिफिट है, कि बच्चे के लिए पहला अगर बेनिफिट देखा जाए तो एक क्या है, कंप्लीट फूड है, जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सारे के सारे जो पोषक तत्व है वो क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, कंप्लीट फूड। दूसरा देखिए तो ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, रक्षा, ठीक है। हमने फॉर इन्फेंट के लिए देखा, फॉर इन्फेंट में क्या, यह कंप्लीट फूड है, ठीक है, फॉर इन्फेंट के लिए। दूसरा प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव में जो IgA एंटीबॉडी, ठीक है, इंटरफेरोन जो वायरल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, मैक्रोफेजेज जो बैक्टीरिया क्या करती है, किल करती है, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन को बचाती है, ठीक है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को। तीसरा है इजीली डाइजेस्टेबल, यह इजीली डाइजेस्टेबल होता है जो कि किसके कारण, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी अधिकता पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बजाय
काउ मिल्क और बैफेलो मिल्क, यानी गाय और भैंस की दूध के बजाय जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ठीक है। फोर्थ है मोर बायो अवेलेबिलिटी, इसमें अधिक जैविक मात्रा पाई जाती है। अधिक जैविक मात्रा को मतलब जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर वगैरह, ये सारी चीज़ों की क्या अधिकता और एक अनुपात में सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। ठीक है। तो हमने इन्फेंट के लिए देख लिया। अब देखते हैं फॉर मदर के लिए, यानी कि मदर के लिए क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेज है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के। यानी कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उससे मदर को क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है, वो देखते हैं। फर्स्ट में देखा जाए तो इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी तुरंत अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है हाफ एन आवर और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं शुरुआत में, तो उससे क्या होता है जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं डिलीवरी के बाद वापस उसी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं या वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि डिलीवरी से पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो अवस्था थी, जो ऑर्गन जैसे थे, जैसे कि यूट्रस है, यूट्रस का अपन वेट देखते हैं तो नॉर्मल 70-80 ग्राम होता है। ठीक है। यूट्रस का नॉर्मल अगर वेट देखें तो नॉर्मल कितना होता है 70 या 80 ग्राम, और ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान कितना होता है समथिंग 900 ग्राम। तो यानी कि जो डिलीवरी से पहले 70-80 ग्राम था, उस अवस्था में वापस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का आना क्या कहलाता है इन्वोल्यूशन। ठीक है। दूसरा हम देखें, और जो ये ब्रेस्ट जो फीडिंग है उससे करवाने के क्या होता है कई सारे फायदे हैं। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं उससे क्या होता है एक ब्रेस्ट जो कैंसर है उसकी रिस्क क्या हो जाती है कम हो जाती है। दूसरा जो पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होने के जो चांसेज हैं वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। किससे अगर हम क्या करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। किसके बाद तुरंत डिलीवरी के बाद। पीपीएच कब किसे कहते हैं पीपीएच कहते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर अपन नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में समथिंग 500 ग्राम के समथिंग ब्लड क्या होता है लॉस होता है। और अगर पीपीएच कंडीशन कब देते हैं जो डिलीवरी के बाद अगर 700 ml ब्लड तक अगर लॉस हो जाए किसी भी कंडीशन में डिलीवरी के बाद तक, तो उसको अपन क्या कहते हैं पीपीएच कंडीशन दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होता है एक तो इन्वोल्यूशन यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको पूर्व उसी अवस्था में आने, दूसरी डिक्रीज रिस्क ऑफ पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के क्या रिस्क कम हो जाती है। तीसरा जो ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कैसे, जैसे कि मान लो अगर अपन प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे तो मिल्क तो सीक्रेशन होगा ही होगा। अगर मिल्क सीक्रेशन होगा तो वो उससे क्या होंगे जो मिल्क एल्वोलाई है वो क्या होगी बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो ब्रेस्ट का क्या होगा साइज में चेंजेस, साइज बढ़ेगी, एनलार्ज होंगे ब्रेस्ट, और एनलार्ज की वजह से उनको एंगोरमेंट देखने को मिलेगा, एंगोरमेंट देखने को मिलेगा। उससे स्वेलिंग दिखेगी, और स्वेलिंग दिखेगी तो उसमें पेन जैसी संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है जो प्राकृतिक जो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो कि अपन डिलीवरी के बाद हम क्या करते ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। अगर कंटिन्यू अगर ब्रेस्ट फीडिंग रहती है, प्रॉपर तरीके से हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो इसमें कई महिलाओं का क्या होता है मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या नहीं होती है कंटिन्यू नहीं होती है। किसके द्वारा? ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। यानी कि अपन अगर कंटिन्यू अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो कई महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है रुक जाती है, यानी 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक क्या हो जाती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं हो पाती। इसलिए हमको क्या होता है
कॉन्ट्रासेप्शन का एक तरीके से काम करते हैं, यानी कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, इसका ये। तो अगला हम डिस्कस करें फैट लॉस। फैट का मतलब होता है यानी कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, महिला अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उससे क्या होती है, जो चर्बी होती है, यानी फैट अगर हम देखें तो साइड पोर्शन में क्या हो जाती है, वो इकट्ठी हो जाती है, वो नहीं होती है। किसके माध्यम से, अगर हम प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, फैट लॉस एंड फैट लॉस का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होती है, चर्बी जमने की क्या हो जाती है, संभावनाएं कम हो जाती है मदर के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम मदर के अगर फायदे देखें इसके अंदर, तो फर्स्ट है इन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो डिलीवरी से पहले जो जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं एकदम नॉर्मल अवस्था में, वो क्या होता है, ब्रेस्ट डिलीवरी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होता है, वापस उसी अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। उसे कहते हैं इन्वोल्यूशन। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होता है कि अगर कंटिन्यू अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं फर्स्ट। और दूसरा होता है पीपीएच के चांसेज एंड पोस्टपार्टम हेमरेज एंड डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसके भी चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है अपन एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर महिलाएं कंटिन्यू कराती है तो उसमें क्या होता है कि 3-4 महीने या 5 महीने या 6 महीने तक क्या होता है, मासिक धर्म की क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, फैट लॉस देखा जाए यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवा रहे हैं तो महिलाओं का एक एडवांटेज क्या है, एक बेनिफिट क्या है कि उनके क्या होती है, जो चर्बी जमती है, मोटापा बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता है ब्रेस्ट फीडिंग से। तो हमने डिस्कस किया आज ब्रेस्ट फीडिंग में देखिए हमने डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या थी, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है फीडिंग की जिसके अंदर क्या होता है, जो मदर है, केवल और मदर का जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसको बच्चे को पिलाया जाता है। चाहे वो डायरेक्ट किसके माध्यम से हो, ब्रेस्ट के माध्यम से हो, या फिर ब्रेस्ट जो मिल्क है उसको पंपिंग के द्वारा क्या किया गया हो, स्क्वीज किया गया, निकाला गया हो, उसको बोतल की सहायता से बच्चे को हम पिला रहे हैं, वो क्या कहलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के हमने डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स हमने बच्चे और मदर दोनों के देखे, तो ये इनके लाभ है। अगला हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर। ठीक है, अगर टाइप्स में देखा जाए तो फर्स्ट टाइप है कोलेस्ट्रम। क्या, कोलेस्ट्रम क्या है। ठीक है, कोलेस्ट्रम के बारे में देखें तो कोलेस्ट्रम होता है कि जो डिलीवरी के बाद, तुरंत बाद, आफ्टर द डिलीवरी फर्स्ट 3 डे ऑफ मिल्क, यानी कि डिलीवरी के बाद जो तुरंत 3 दिन तक, डिलीवरी के बाद तुरंत और 3 दिन तक का जो मिल्क सीक्रेशन होता है, क्या होता है, मिल्क सीक्रेशन, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद और 3 दिन तक का जो मिल्क होता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम होता है। यह क्या होता है, थिक होता है और येलो, थिक और येलो इसका कलर होता है, यानी गाढ़ा और येलो कलर का यह मिल्क पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट यानी डिलीवरी के तुरंत बाद से सीक्रेशन मिल्क का स्टार्ट और आफ्टर 3 डेज एंड अप टू 3 डेज एंड 3 दिन तक का जो मिल्क है सीक्रेशन होता है, और वो उसे क्या कहेंगे अपन, कोलेस्ट्रम। और वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है और येलो कलर का होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर जो भी प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से देखा जाए तो इसमें जो एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीबॉडीज हो गई और मैक्रोफेजेज हो गई। ये दोनों क्या करती है, बच्चे को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, इनसे, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कौन सा, ये कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, कौन कौन से, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन की अधिकता पाई जाती है। यानी कि ये चारों विटामिन है वो क्या पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कोलेस्ट्रम के अंदर। यानी कोलेस्ट्रम के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के प्लस जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती है और माइक्रोफेजेज होती है, वो एक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो बच्चे की करती है, रक्षा करती है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से, और क्या करती है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हो गया। दूसरा अगर हम टाइप देखें वो होता है ट्रांजिशनल मिल्क, परिवर्तनशील मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क। यह मिल्क क्या होता है, डिलीवरी के बाद अप टू 2 वीक्स तक जो मिल्क सीक्रेशन होता है, यानी कि 15 दिन तक, यानी कि 2 सप्ताह तक जो मिल्क सीक्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल मिल्क। 3 दिन वाला तो क्या हो गया था, कोलेस्ट्रम। फिर जो 2 वीक तक जो मिल्क जो सीक्रेट होता रहता है, सीक्रेशन होता रहता है उस मिल्क का, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल मिल्क। इस मिल्क में क्या होती है, फैट एंड शुगर की क्या पाई जाती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। फैट और किसकी, शुगर की मात्रा अधिक पाई जाती है, किसके अंदर, जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है उसके अंदर। इसमें देखें, और इसमें एंटीबॉडीज, और इसके अंदर एंटीबॉडीज और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि एंटीबॉडीज और प्रोटीन की मात्रा तो क्या पड़ जाती है, इसमें कम हो जाती है, और फैट और शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। किसके अंदर, ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, डिलीवरी के बाद अप टू 2 वीक्स तक जो मिल्क सीक्रेशन होता है उससे हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। इस मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज और प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फैट और शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल मिल्क, ठीक है। तीसरा हम देखें वो होता है फॉर मिल्क। फॉर मिल्क का मतलब होता है पहले आने वाला दूध पहले आने वाले दूध का मतलब क्या होता है कि जब मदर कंटिन्यूअस फीडिंग कराती रहती है, क्या कराती है, नियमित स्तनपान करवाती है, कंटिन्यूअस फीडिंग कराती है, जो फर्स्ट में आने वाला जो दूध होता है, फर्स्ट में आने वाला जो दूध होता है वो क्या कहलाता है, फॉर मिल्क। और इस मिल्क में क्या होती है, पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है, और यह पतला होता है, और क्या करता है, यह बच्चे की प्यास को शांत करता है। हम देखें फॉर मिल्क के बारे में देखें। फॉर मिल्क का मतलब होता है कि पहले आने वाला दूध। पहले आने वाले का मतलब क्या होता है, जब मदर नियमित स्तनपान करा रही है, नियमित फीडिंग करा रही है, कंटिन्यूअस फीडिंग करवा रही है, जो कंटिन्यूअस नियमित फीडिंग के दौरान जो फर्स्ट में आने वाला जो दूध होता है वो क्या कहलाता है, फॉर मिल्क कहलाता है।
और उस मिल्क में पानी की अधिकता के कारण वह दूध क्या होता है, पतला होता है, और उस पतले की वजह से बच्चे की क्या करती है, प्यास बुझती है। तो देखा जाए तो जो फोर मिल्क होता है वो क्या करता है, बच्चे की प्यास को बुझाता है। ठीक है, अगला हम देखें इंड मिल्क। अगला हम देखें इंड मिल्क के बारे में। यह क्या करता है, इंड का मतलब है बाद में आने वाला दूध। बाद में आने वाला दूध, यानी कि फोर मिल्क के बाद जो दूध बचता है या जो दूध आता है वो क्या कहलाता है, इंड मिल्क। इंड मिल्क में देखा जाए, जैसे कि मान लो मदर नियमित फीडिंग करा रही है, ठीक है, नियमित फीडिंग करा रही है, शुरुआत में क्या होगा, फोर मिल्क आएगा, ठीक है। और वैसे फीडिंग हमको कैसे करानी चाहिए, कि अल्टरनेट क्रम में। अगर मान लो अपन ने एक टाइम में अपने राइट साइड यानी राइट ब्रेस्ट के अपन ने फीडिंग कराई है, तो अगला जो मूवमेंट आएगा फीडिंग का वो अपन क्या आएगा, कि अपन को जो फीडिंग है लेफ्ट साइड करवानी है। क्योंकि अगर मान लो अपन एक ही क्रम में अगर फीडिंग करवाते रहेंगे तो बच्चा केवल क्या करेगा, केवल फोर मिल्क ही ले पाएगा, हिंड मिल्क का लाभ नहीं ले पाएगा, और बच्चे को क्या होगी, उसकी भूख तो मिटेगी नहीं। और अपन सोचेंगे कि यार अभी तो मैंने फीडिंग करवाई थी, मदर ये सोचेगी मैंने अभी तो इसको फीडिंग करवाई थी, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों बिल्ला रहा है। तो कारण कि उसकी भूख शांत नहीं हुई, केवल और केवल उसकी प्यास शांत हुई है। तो अपन क्या करेंगे, उसको अल्टरनेट क्रम में फीडिंग करवाएंगे। पहले राइट साइड से करवा लेंगे, फिर अगली बार जो मूवमेंट आएगा उसमें लेफ्ट साइड से करवाएंगे, तो बच्चों को दोनों दूध मिलते रहेंगे, फोर मिल्क और हिंड मिल्क। हिंड मिल्क में देखें तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, फैट की अधिकता पाई जाती है, फैट की अधिकता पाई जाती है। और ये फैट क्या करती है, बच्चे की भूख को शांत करती है। इस फैट की वजह से दूध क्या होता है, गाढ़ा होता है। दूध क्या पाया जाता है, गाढ़ा, हल्का गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से बच्चे की क्या भूख शांत होती है। ठीक है, और यह क्या होता है, ऊर्जावान होता है हिंड मिल्क। अब भूख शांत होगी तो थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो बच्चा एक्टिव रहेगा। तो अपन ने देखे फर्स्ट कोलेस्ट्रम में देखा कि जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क सीक्रेट होता है आफ्टर द जस्ट डिलीवरी और अप टू 3 डेज, यानी कि पहले 3 दिन तक जो दूध सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, उस दूध को अपन क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रम कहेंगे। जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है और येलो कलर का होता है। और इसमें क्या पाई जाती है, जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज और मैक्रोफेजेज पाई जाती है, जो क्या करती है, बच्चे की रक्षा करती है। उसके बाद हमने ट्रांजिशनल मिल्क देखा। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, उसके बाद क्या होता है, जो मिल्क सीक्रेशन होता है, यानी कि पहले तो 3 दिन फर्स्ट जो 3 डेज सीक्रेशन होता है उसको अपन ने कोलेस्ट्रम बोला। उसके बाद जो सीक्रेशन होता है कब तक, अप टू 2 वीक्स तक, यानी कि 15 दिन तक या 2 सप्ताह तक जो मिल्क सीक्रेशन हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल मिल्क कहेंगे। यह क्या होता है, परिवर्तनशील मिल्क होता है। इसके अंदर क्या होती है, फैट और शुगर की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, अधिक पाई जाती है, और किसकी मात्रा कम हो जाती है, एंटीबॉडीज और प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर। तीसरा अपन ने देखा फोर मिल्क। फोर मिल्क क्या होता है, यह एक तो क्या होता है, पहले आने वाले दूध होता है, पहले आने वाले, और यह इन्फेंट जो बच्चा होता है उसकी क्या करता है, प्यास को बुझाता है। ठीक है, मदर कंटिन्यूस अगर फीडिंग करा रही है और जो शुरुआत में जो मिल्क आ रहा है वो दूध क्या होता है, फोर मिल्क हो रहा है। ठीक है, फोर मिल्क हो रहा है। यह दूध क्या होता है, पतला होता है, इसके अंदर है पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है, और अधिक मात्रा पाई जाएगी पानी की तो वह पतला होगा, और पतला होगा तो क्या करता है, बच्चे की प्यास को बुझाता है। ठीक है,
उसके बाद अपन ने देखा हिंड मिल्क के बारे में। जो हिंड मिल्क होता है वो क्या होता है, फोर मिल्क के बाद आने वाला दूध होता है, बाद में आने वाला दूध। इसमें क्या होती है, फैट की अधिक मात्रा पाई जाती है, और फैट की अगर अधिक मात्रा पाई जाएगी तो दूध क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होगा तो ये दूध क्या करता है, बच्चे की भूख को क्या करता है, शांत करता है। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग है क्या करनी चाहिए, अल्टरनेट क्रम में करानी चाहिए, यानी क्रम बदलते हुए। पहले हमने जैसे कि राइट साइड ब्रेस्ट की फीडिंग करवाई, उसके बाद अगर हम अगले मूवमेंट पे अगर बच्चे को फीडिंग कराएंगे तो अपन लेफ्ट ब्रेस्ट लेंगे। उससे क्या होता है कि बच्चे को है प्रॉपर तरीके से फोर और हिंड दोनों मिल्क मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो बच्चे को अगर हिंड मिल्क नहीं मिलता है तो बच्चे की भूख शांत नहीं होगी, और बच्चा जल्दी जल्दी क्या करेगा, क्राई करेगा, रोएगा। तो अपन ये सोचेंगे बच्चा अभी अभी मदर ने क्या किया, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई और अभी अभी कैसे बच्चा रो रहा है। तो उसका कारण यही होता है कि बच्चे को हिंड मिल्क नहीं मिल पाया, केवल और केवल फोर मिल्क ही मिला है, जिससे बच्चे की केवल और केवल प्यास शांत हुई है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को क्या कर सकते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो अपन देखेंगे कि पोजीशंस ऑफ मदर, यानी कि मदर कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए फीडिंग कराने के लिए। ठीक है, तो पोजीशन देखी जाए फर्स्ट में हम, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि मदर स्वयं क्या होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, यानी कि बच्चा मदर क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। कंफर्टेबल का मतलब कि जैसे कि मान लो कि अपने गांव में देखा जाए तो लेडीज क्या करती है, खेतों में काम करती है। ठीक है, अगर मान लो कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो रो रहा है बच्चा, तो मदर क्या करेगी, खेत में से काम करती करती आएगी और डायरेक्ट आके वो दूध पिला देती है। तो यानी कि अगर मदर खेत में काम कर रही है और बच्चा रो रहा है तो मदर ये कंफर्ट होनी चाहिए कि मैं इस टाइम पे बच्चे को दूध पिला सकती हूँ, यानी खेत में से आके वो 10-15 मिनट का क्या ले, गैप ले, आराम से रिलैक्स होए, और रिलैक्स होने के बाद क्या करनी चाहिए, मदर बच्चे को क्या करनी चाहिए, फीडिंग करानी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए कि मदर खुद सेल्फ ये होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए कि हाँ मैं अब बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। तो क्या होनी चाहिए कि वह मदर क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, हम पोजीशन में देखें कि मदर है कौन कौन सी पोजीशन में बच्चों को क्या करा सकती है, फीडिंग करवा सकती है। ठीक है, फर्स्ट आती है कि अपन क्या कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन, यानी कि आराम से कंफर्ट तरीके से बैठे और बैठ के बच्चों को क्या कराएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। नहीं कि ये क्या होती है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है, सिटिंग पोजीशन, जिसमें बच्चे को क्या करें, फीडिंग करवा सकती है। दूसरी होती है साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन क्या होती है, या फिर लेटरल पोजीशन। ठीक, साइड लाइन पोजीशन क्या होती है कि मदर है इसमें क्या करती है, लेटे हुए बच्चों को क्या करवा सकती है, फीडिंग करवा सकती है। लेटे हुए का मतलब जैसे कि हम सोते हुए पोजीशन में, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, मदर है एक लेटरल साइड में करवट लिए होनी चाहिए, और जो बच्चा है बच्चे का मुंह क्या होना चाहिए, मदर के साइड में होना चाहिए, यानी लेटरल साइड में करवट, जिधर मदर ने करवट लिए उसके सामने बच्चे का मुंह होना चाहिए, यानी कि साइड लाइन पोजीशन, यानी कि बच्चे को साइड में सुला के क्या करवा सकती है, फीडिंग करवा सकती है। यह भी क्या होती है, कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, अगर हम तीसरी देखी जाए तो कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, सुपाइन पोजीशन होती है कि मदर एकदम सीधी लेटी हुई है, बेड या पलंग पे सीधी लेटी हुई है, और बच्चे को अपने ऊपर लेके क्या करवा सकती है, फीडिंग करवा सकती है। यानी कि सुपाइन पोजीशन में आरामदायक पोजीशन है, उस पोजीशन में मदर क्या हुई है, लेटी हुई है, और बच्चे को अपनी चेस्ट पे लेके क्या करवा सकती है, फीडिंग करवा सकती है। वो क्या होती है, सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है, अगर सिटिंग पोजीशन में देखा जाए तो बेबी क्या होता है, एक लेटरल पोजीशन में होता है, और
बच्चे का मुंह कहाँ होता है, ब्रेस्ट के सिध में होना चाहिए। ठीक है, अगले आती है क्रेडल पोजीशन। क्रेडल पोजीशन, क्रेडल पोजीशन क्या होती है? क्रेडल पोजीशन होती है कि मदर है, कहीं भी जैसे कि झूला या पालना होता है उसमें क्या करा है, फीडिंग कराए, यानी कि बैठे बैठे आराम से क्या करा रही है, फीडिंग कराते। क्रेडल पोजीशन, क्रेडल पोजीशन में मान लो कि मदर बैठी हुई है और बच्चों को क्या कर रहा है, साइड पोजीशन में लेके बच्चों को क्या करवा रही है, फीडिंग करवा रही है, यानी कि बच्चे के पैर है वो पीछे की साइड और सिर अपना यहाँ पे ब्रेस्ट के सामने रहता है, वो क्या होती है, क्रेडल पोजीशन होती है। ये तो यहाँ पे हमने क्या देखी, टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या देखी, पोजीशन ऑफ मदर, यानी कि मदर है जो कौन कौन सी पोजीशन में क्या करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, जो एक क्या होती है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है फीडिंग के लिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इन्फेंट, यानी कि इन्फेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए। भाई हमने मदर की तो अपन ने देख ली, और इन्फेंट की कौन कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए कि फर्स्ट में कि बच्चे का जो सिर है वो क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, सिर है क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, होना चाहिए। बच्चे का सिर क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो कि अपन मदर क्या करवा रही है, फीडिंग करवा रही है, और उस दौरान अगर बच्चे का सिर है अगर सीधा न होके ऐसे अगर वो कर लेता है, तो बच्चे की गर्दन अगर हल्की सी झुकी हुई है, अगर मुड़ी हुई है, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से निगल नहीं पाएगा, और अगर निगल नहीं पाएगा तो दूध वापस आने के चांसेज होते हैं, बाहर आने के चांसेज होते हैं, बच्चा उल्टी तक कर सकता है। दूसरी देखी जाए तो बच्चे का जो सिर है वो मदर की तरफ क्या होना चाहिए, घूमा हुआ होना चाहिए, मदर की तरफ घूमा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट देखा अपन ने कि बच्चे का सिर है जो क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे का जो सिर है मदर की तरफ घुमा हुआ होना चाहिए। अगर तीसरा देखें अपन तो बच्चा क्या होना चाहिए, बच्चे का माउथ, बेबी माउथ क्या होना चाहिए, वाइडली ओपन, वाइडली ओपन, यानी कि चौड़ा खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि जो मदर का जो ब्रेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे के मुंह में आ जाए, जो निप्पल है वो प्रॉपर तरीके से बच्चे के मुंह में आ जाए, बच्चा शक कर सके, यानी कि उसको शक कर सकते हैं। तो तीसरा अपन देखा कि बच्चे का माउथ हो क्या होना चाहिए, वाइडली ओपन, यानी चौड़ा हुआ खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखें तो क्या होना चाहिए, जो ब्रेस्ट है मदर ब्रेस्ट है वो क्या होना चाहिए, बच्चे के मुंह में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और बच्चे के जो होठ है निचला होठ है वो क्या होना चाहिए, एरियोला के पास में होना चाहिए, यानी कि वाइडली ओपन अगर चौड़ा अगर बच्चे का मुंह खुला रहेगा तो एरियोला तक बच्चे का क्या होता है, जो मदर का जो ब्रेस्ट होता है वो कवर रहता है, कवर हो जाए तो बच्चा अच्छे तरीके से क्या करेगा, प्रेस कर पाएगा, सकिंग कर पाएगा, इससे क्या करेगा बढ़िया तरीके से वो क्या कर सकता है, मिल्क पी सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने ये देखे पोजीशन ऑफ इन्फेंट में देखा कि बच्चे का सिर क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। दूसरा अपन ने देखा जो बच्चे का सिर है वो मदर की तरफ घुमा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऐसे गर्दन में कोई बैंड नहीं होना चाहिए, अगर बैंड होगा तो बच्चा है जो मिल्क क्या नहीं कर सकता, अच्छे से निगल नहीं पाएगा। अगर तीसरा अपन ने देखे तो बच्चे का जो माउथ हो क्या होना चाहिए, वाइडली ओपन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चौड़ा खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि जो ब्रेस्ट है मदर का वो प्रॉपर तरीके से मुंह में आ सके। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हमको कितनी बार करवाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखें तो हमने देखा कि पहले 24 आवर्स यानी कि पहले 24 घंटे में 2 या 3 घंटे के अंतराल पर हमको क्या करवानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। 2 या 3 घंटे के अंतराल से क्या करवानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग
करवानी चाहिए। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर मान लो कब करवानी चाहिए, अगर बच्चा रोने लग जाए। मान लो कि हम 2-3 घंटे के अंतराल से तो करा रहे हैं, मान लो कि बच्चे की भूख या प्यास मिट नहीं रही है, तो बच्चा 1 घंटे में भी रो सकता है, 2 घंटे में भी रोने लग जाता है। तो ये नहीं कि अपन ने अभी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है 1 घंटे पहले और बच्चा रो रहा है तो अपन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे, नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग अपन को करवानी है। यानी कि जब भी बच्चा क्या करने लग जाए, क्राई करने लग जाए, रोने लग जाए, या फिर ब्रेस्ट क्या हो जाए, फिल हो जाए, यानी कि ब्रेस्ट भर जाए, स्तन क्या हो जाए, भर जाए, तो उस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, स्तनपान करवा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है। अगर तीसरा हम देखें, मान लो कि दिन के टाइम पे यानी कि दिन में हम क्या करेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा का एवं रात में क्या 5 घंटे से ज़्यादा का अंतराल हम नहीं देंगे, किसमें, ब्रेस्ट फीडिंग में। यानी कि हमको ब्रेस्ट फीडिंग में दिन में तो क्या करना है, 3 घंटे से ज़्यादा का अंतराल नहीं देना है और रात को 5 घंटे से ज़्यादा का अंतराल नहीं देना है। यानी कि बच्चा अगर रात को सो भी रहा है तो हमको कम से कम नाइट में 2 बार ब्रेस्ट फीडिंग तो करवानी ही करवानी है। ठीक है। यानी कि हम देखते हैं कि हम दिन में तो करवा लेते हैं कि बच्चा जब रोया तब अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवा ली, यानी कि गैप 2 या 3 घंटे का ही लगता है। लेकिन रात में क्या है कि अपन मदर क्या करती है, कभी कभी आलस कर जाती है और बच्चे को फीड नहीं करवाती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे को हमको नाइट में कम से कम 2 बार तो फीडिंग करवानी चाहिए, यानी कि 5 घंटे से ज़्यादा का अंतराल नहीं देना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हमने देखी कि हमको बेबी को 2 या 3 घंटे के अंदर क्या करवानी चाहिए, के अंतराल से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। उसके बाद कब करवानी चाहिए, या तो बच्चा रो रहा है उस टाइम पे भी हम करवा सकते हैं कि बच्चा 1 घंटे 1.5 घंटे में रोना लग जाए, तो उस पर भी अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। या फिर ब्रेस्ट क्या हो रहा है, फिल हो गए, स्तन क्या हो गए, भर गए दूध से, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे भी हम बच्चे को फीडिंग करवा सकते हैं। उसके बाद दिन में अपन 2 या 3 घंटे के अंतराल से और रात को 5 घंटे से ज़्यादा का अंतराल अपन को देना ही नहीं है। तो ये क्या देखिए अपन ने, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखते हैं ड्यूरेशन, अपन को कब तक, तो अपन को कब तक क्या करवानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, जब तक बच्चा खुद की मर्जी से ब्रेस्ट को छोड़ नहीं देता फीडिंग करके। यानी कि जब तक बच्चा संतुष्ट नहीं हो जाए फीडिंग से, तब तक बच्चे को अपन को फीडिंग करवानी है। ये नहीं कि 5 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग करवाई और बच्चे को हटा दिया, नहीं, जब तक बच्चा खुद सेल्फ ब्रेस्ट को छोड़ नहीं देता, ये नहीं संतुष्ट हो जाता कि उसका पेट क्या हो गया, फुल हो गया, तब तक बच्चे को क्या करवानी है, फीडिंग करवानी है। दूसरा देखें कि बच्चे को हमको क्या करवानी है, केवल और केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देनी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है केवल और केवल मदर मिल्क ही हमको देना है बच्चों को, मदर मिल्क। मदर मिल्क में केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क ही हमको बच्चों को पिलाना है। ये होती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और ये फीडिंग भी क्या, कितने महीने तक, 6 महीने तक। यानी कि 6 महीने तक तो हमको बच्चे को केवल और केवल मदर मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क ही पिलवाना है। इसके अलावा हमको कुछ पानी वगैरह, शहद वगैरह, जीवन गुट्टी वगैरह हमको कुछ नहीं देनी। यानी कि केवल और केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 6 मंथ बाद में हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब पूरक आहार हम दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता है जैसे जैसे बच्चे की क्या होती है, एज इंक्रीज होती है, तो वैसे वैसे बच्चे की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है, और आवश्यकताएं बढ़ेगी उसकी भूख प्यास भी बढ़ेगी, और भूख प्यास बढ़ेगी तो मदर मिल्क से केवल उसकी भूख प्यास मिटने वाली नहीं है। एज के साथ साथ हम उनको उसको क्या करना चाहिए, अदर फूड भी अपन को उसमें ऐड करना है। किसमें, किसके साथ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। यानी कि मदर मिल्क के साथ, यानी कि मदर मिल्क के साथ हमको प्लस अदर फूड भी ऐड करना है, अदर फूड भी क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि उबले हुए आलू, उबले हुए आलू, ठीक है, जैसे कि मैश किए हुए केले,
केलों को मैश करके दूध के साथ प्लस आलू उनको उबाल के उनको मैश करके उनको खिला दिया। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के साथ अदर फूड अगर ऐड कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाती है, पूरक पोषाहार कहलाता है। ठीक है। ड्यूरेशन में अपन ने देखा कि फर्स्ट तो अपन को क्या प्रायोरिटी है, जब तक बच्चा खुद सेल्फ संतुष्ट होके मदर का ब्रेस्ट नहीं छोड़ता है, यानी कि एक 5 या 7 मिनट में बच्चा क्या हो जाता है, पेट भर जाता है, फुल हो जाता है, तब अपने आप बच्चे क्या कर देता है, ब्रेस्ट छोड़ देता है। तो तब तक हमको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। दूसरा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। कब तक, फॉर 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब केवल और केवल मदर मिल्क, मदर में भी ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि मदर ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं ऐड करना है। तीसरा, 6 मंथ के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या होता है, हम ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ अदर फूड भी ऐड कर देते हैं, जो बच्चों को, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे उबले हुए पोटैटो और बनानाज, ये चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग एंड देयर सॉल्यूशंस, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट आता है इन्वर्टेड और रिट्रैक्टेड और फ्लैट निप्पल। इन्वर्टेड रिट्रैक्टेड का मतलब होता है अधोमुखी और फ्लैट निप्पल। अधोमुखी निप्पल यानी कि धसे हुए निप्पल। क्या, धसे हुए निप्पल। इसमें क्या होता है कि जो निप्पल होती है वो क्या होती है, एकदम सपाट होती है। क्या होती है, सपाट, फ्लैट या अंदर धसी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, अगर ऐसी स्थिति है, निप्पल अधोमुखी है, अंदर धसे हुए हैं या सपाट है, उस स्थिति में तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छे से सक नहीं करेगा, उसके निप्पल मुंह में नहीं आएंगे तो वो सक नहीं कर पाएगा। तो सक नहीं कर पाएगा तो उस स्थिति में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो देखेंगे अगर निप्पल धसे हुए होते हैं तो अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले क्या करेंगे, निप्पल को बार बार छुएंगे, निप्पल को बार बार छुएंगे। उससे क्या है कि निप्पल क्या होती है, बाहर आ जाती है। कभी कभी अपन जैसे कि अपने शरीर पे आराम से अगर बॉडी को अपन टच करते हैं तो अपन रोम टाइप में उभर आते हैं स्किन से, उसी टाइप में अगर यही सेंसेशन अगर हम ब्रेस्ट पे अगर निप्पल को अपन छूते हैं, उससे क्या होता है, निप्पल में क्या आ जाता है, उभार आ जाता है और निप्पल बाहर की तरफ मूव करती है। और उस टाइम पे अपन बच्चों को क्या कर सकते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं। मान लो अगर वो बाहर नहीं आते हैं, मान लो अगर निप्पल बाहर नहीं आती है तो क्या करें, तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, बार बार मतलब उससे फीडिंग कराने से पहले हम बाहर निप्पल को क्या करेंगे, खींचेंगे, यानी निप्पल को पकड़ के अपन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बार बार खींचेंगे तो क्या उसमें स्ट्रेच होगा, अगर थोड़ा सा स्ट्रेच होता है और निप्पल बाहर आती है तो उस स्थिति में हम क्या करवा सकते हैं, फीडिंग करवा सकते हैं। पहले तो अपन ने क्या किया, निप्पल को छुआ, और छूने से अगर मान लो कि सेंसेशन की वजह से वो बाहर आ रही है, उस टाइम पे अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी तो ठीक। अगर मान लो वो छूने से भी अगर बाहर नहीं आ रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको बार बार खींच सकते हैं। तो खींचने से क्या है, स्ट्रेच के माध्यम से वो बाहर आ जाए, उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। अगर मान लो दोनों ही अगर नहीं हो रहे हैं तो तीसरा क्या होता है, जो ब्रेस्ट पंप आता है, एक ब्रेस्ट पंप आता है,
इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, ब्रेस्ट मिल्क स्क्वीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसको बच्चे को स्पून के माध्यम से अपन फीडिंग करवा सकते हैं। अगर निप्पल क्या है, इन्वर्टेड, रिट्रैक्टेड या फ्लैट है, यानी अधोमुखी, धसे हुए हैं या एकदम सपाट है, तो उस स्थिति में अपन ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड आता है अपना सौर निप्पल। सौर निप्पल का मतलब पीड़ा युक्त, पीड़ा युक्त। सौर निप्पल का मतलब पीड़ा युक्त। पहले तो होता कि मतलब ब्रेस्ट पीड़ा युक्त कैसे हो सकते हैं, ब्रेस्ट पीड़ा युक्त कैसे हो सकते हैं, सौर निप्पल कैसे हो सकती है। मान लो कि जो ब्रेस्ट है वो क्या हो सकते हैं, कई कारण से कट फट भी सकते हैं, दरारें आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति हो पीड़ा युक्त तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हाँ ठीक है। अगर मान लो कभी कभी बच्चा क्या करता है, शक करते करते वो क्या कर देता है, दांत से क्या लगा देता है, कट लगा सकता है। उस स्थिति में क्या, उस प्रॉब्लम का क्या समाधान है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं, यानी कि अगर पीड़ा युक्त निप्पल हो तो अपन इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अपन ये गाइड करेंगे कि हम मदर को ये गाइड करेंगे कि निप्पल को बार बार साबुन से ना धोए, बार बार निप्पल को साबुन से नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो बच्चा अगर दूध पी रहा है, सकिंग कर रहा है, तो हमको बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं हटाना है। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती उसको हटाएंगे तो वो दांतों से क्या लग सकता है, निप्पल पे कट लग सकता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि बच्चे को हम क्या नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती उसको नहीं हटाएंगे, ठीक, उसको ज़बरदस्ती नहीं हटाएंगे, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद जो एरियोला होती है, अपन क्या करेंगे, एरियोला को खुली हवा में हवा लगने देंगे, एरियोला के हवा लगने देंगे, क्योंकि हवा लगने से क्या, उसकी जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। यानी कि उस नमी को नहीं रहने के लिए अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग को, ब्रेस्ट को क्या करेंगे, हल्की सी खुले में छोड़ेंगे। उससे क्या होती है कि जो एरियोला होती है उसकी जो नमी होती है वो हवा लगने से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि हम मदर को गाइड करेंगे कि ब्रेस्ट को क्या नहीं करें, बार बार साबुन से ना धोए, ठीक है, पहला। दूसरा हम कहेंगे कि बच्चा जब उसको नहीं हटाना, जब तक नहीं हटाना है, जब तक बच्चा सेल्फ ब्रेस्ट को नहीं छोड़ दे, यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है ब्रेस्ट को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उस स्थिति में हम निप्पल पे क्या लग सकता है, कट लग सकता है दांतों की बजाय, ठीक है। तीसरा अपन क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट निप्पल्स है फीडिंग कराने के बाद उसको क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा हवा में रखेंगे। हवा से क्या हो जाती है, जो ब्रेस्ट के ऊपर, जो एरियोला के ऊपर जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा सौर निप्पल। थर्ड आता है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का मतलब होता है कि स्तनों का अधिक भराव, स्तनों का अधिक भराव। ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है, स्तनों का अधिक भराव। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कई कारण होते हैं,
ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट होने के, यानी कि मान लो फर्स्ट अगर अपन देखें तो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, 2 या 3 दिन बाद मिल्क का क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन अधिक हो जाता है। यानी कि डिलीवरी के बाद 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन अधिक होने लग जाता है। उससे क्या हो सकता है, बढ़ाव हो सकता है। यानी कि ये तो है नहीं कि डिलीवरी के तुरंत बाद कई महिलाओं को दूध नहीं आ पाता है और 1-2 दिन बाद दूध आता है, तो अपन ये स्थिति को अपन डेंजरस ना समझे। यानी कि होता है ये मतलब कई महिलाओं के साथ होता है कि किसी के 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिल्क सीक्रेट हो रहा है, किसी के तुरंत हो जाता है। यानी कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। या फिर प्रॉपर स्तनपान नहीं करवाए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई हो। यानी कि फर्स्ट में तो क्या होता है, मान लो कि फर्स्ट हो रहा है कि आफ्टर डिलीवरी के 2-3 दिन बाद मिल्क का सीक्रेशन बढ़ जाता है। मिल्क का सीक्रेशन अगर बढ़ता है तो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट होंगे, यानी कि स्तनों में क्या होगा, दूध का अधिक भराव होगा। और दूसरा देखें तो अगर मान लो कि मदर ने प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई हो, तो उसकी वजह से स्तनों का अधिक भराव देखा गया हो, है ना। तीसरा हम देखें कि बच्चा कोई क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट वाला तो नहीं है, यानी कि उसके होठ क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट या फिर LFW या इल पेशेंट बच्चा तो नहीं है। क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है कि उसके होठ है जो कटे फटे तो नहीं है, क्योंकि अगर होठ कटे फटे होते हैं बच्चे के तो अच्छे तरीके से वो सक नहीं कर पाएगा और पूर्ण रूप से वो दूध नहीं पी पाएगा, और आधा दूध क्या रह जाता है, ब्रेस्ट के अंदर रह जाता है। तो वो आधा दूध और जो सीक्रेट हो रहा है वो मिल्क, दोनों मिलके क्या होता है, एंगोर्जमेंट देखने को मिलता है उसमें। फिर मान लो कि बच्चा LBW है, लो बर्थ वेट बेबी है, तो लो बर्थ वेट बेबी क्या करेगा, उसमें जितनी शक्ति होगी वो उतना ही तो पिएगा। पहले वैसे ही उसका वजन कम है, उसके जो भी सिस्टम है वो वैसे ही कमज़ोर है, तो वो प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाएगा, फीडिंग नहीं कर पाएगा। और उसमें से भी आधा दूध अगर बच गया और सीक्रेट होने वाला मिल्क, दोनों मिलकर फिर वही एंगोर्जमेंट करेंगे, यानी कि ब्रेस्ट में अधिक भराव करेंगे। मान लो कि बच्चा बीमार है, ठीक है, हम खुद बीमार हो जाते हैं, तब हम क्या ये थोड़ी कि हम एक साथ खाना खा लेंगे, नहीं, उसी खाने को अगर हम 2 टाइम खाना खा रहे हैं, उसी खाने को हम 4 बार या 5 बार में खाएंगे, 4 बार या 5 बार में खाएंगे। उसी प्रकार जो बच्चा है वो ये तो है नहीं कि जो एक साथ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अगर बीमार बच्चा है तो उसको अपन को 3-4 बार एक्स्ट्रा फीडिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके लेगा। तो उसी स्थिति में ब्रेस्ट का क्या हो सकता है, एंगोर्जमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन से निकालने के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं ये अपन देखेंगे। यानी ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है तो उस सिचुएशन को अपन कैसे देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं, मान लो कि ब्रेस्ट क्या है, फिल है, ब्रेस्ट फिल है, तो अपन क्या करेंगे, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। मान लो कि ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है तो अपन क्या करेंगे, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि बच्चे को है जो ब्रेस्ट है उसको अपन क्या करेंगे, वार्म वाटर पैक से क्या करेंगे, सिकाई करेंगे उसकी। जो वार्म वाटर पैक होता है, गर्म पानी का जो वो होते हैं, एक रबर टाइप होता है, रबर में डाल के अपन क्या कर सकते हैं, उसको वार्म वाटर पैक लगाते हैं, उससे सिकाई करेंगे तो उससे राहत मिलेगी पेन से। एंगोर्जमेंट हो रहे हैं तो पेन होगा ही होगा, ठीक है। अगला देखें हम तो क्या कर सकते हैं कि ब्रेस्ट पंप के माध्यम से,
अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट है वो क्या कर सकते हैं, मिल्क है जो क्या कर सकते हैं, स्क्विच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ब्रेस्ट पंप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मिल्क निकाल सकते हैं अपन, या फिर धीरे धीरे दबाकर भी अपन मिल्क को निकाल सकते हैं। तो यानी एंगोर्जमेंट से राहत पाने के लिए अपन क्या क्या सॉल्यूशन करेंगे कि हम बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, वार्म वाटर पैक से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी सिकाई कर सकते हैं। तीसरा आता है हम ब्रेस्ट जो पंप होता है उसके माध्यम से ब्रेस्ट को मिल्क को अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसको बच्चे को स्पून के माध्यम से बच्चे को फीड करवा सकते हैं। और हम ब्रेस्ट को दबाकर, मदर क्या करेगी, उसको दबा के क्या कर सकती है, दूध निकाल सकती है। तो ये इनके चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसमें देखें तो स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग कराने के प्रभावित कारक कौन कौन से, यानी कि फर्स्ट अगर देखें कि मदर है सेल्फ इच्छुक नहीं हो, यानी खुद नहीं हो, इच्छुक नहीं हो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, तो ये भी एक ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अगर मान लो कि ये अगर स्थिति है, खुद इच्छुक नहीं है, तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है अपन को एंगोर्जमेंट, क्योंकि वैसे ही मिल्क भरा हुआ रहेगा तो एंगोर्जमेंट देखने को या फिर शॉर्ट निपल देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर दूसरा प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं करवाई हो, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई हो, यानी कि मान लो अपन कह रहे थे कि 2-3 घंटे के अंतराल से करानी चाहिए, ये मदर है 5 घंटे के अंतराल से करा रही हो, तो ये भी एक प्रभावित कारक है, ठीक है। अगर अगला देखें, मान लो कि स्तनपान संबंधी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि क्लैप्ट प्लेट हो, क्लैप्ट लिप हो, LBW हो या इल हो बच्चा, तो ये भी स्थिति क्या कर सकती है, प्रभावित करती है ब्रेस्ट फीडिंग को। अगर हम अगला देखें तो मदर है वो क्या कर रही हो, इनकरेक्ट तरीके से क्या करवा रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, क्या कर, इनकरेक्ट मदर क्या करा रही हो, इनकरेक्ट पोजीशन से क्या करवा रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो। तो ये सारी चीज़ क्या कर सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर सकती है, प्रभावित करती है। यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट फीडिंग में अपन देखते हैं कि अगर मान लो कि मदर खुद इच्छुक नहीं हो बच्चों को क्या कराने के लिए, फीडिंग करवाने के लिए, तो ये भी एक क्या है, फैक्टर है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। दूसरा, वो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही हो, प्रॉपर टाइम नहीं दे रही हो, 2 घंटे के अंतराल से नहीं करा रही हो, वो 5 घंटे का टाइम ले रही हो, तो वो एक सिचुएशन है। तीसरी, मान लो कि कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, मतलब जैसे कि बच्चा है वो क्या हो, क्लैप्ट लिप हो, ठीक है, या फिर बच्चा LBW हो, लो बर्थ वेट बेबी हो, या फिर बच्चा बीमार हो, इस स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। या फिर जो मदर है वो इनकरेक्ट तरीके से या इनकरेक्ट पोजीशन में बच्चे को क्या करवा रही हो, फीडिंग करवा रही हो, या फिर निप्पल क्या हो, शॉर्ट निप्पल हो, पीड़ा युक्त निप्पल हो, उस सिचुएशन में ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रहा हो, इन्वर्टेड हो, रिट्रैक्टेड हो या फ्लैट निप्पल हो, यानी कि अधोमुखी और धसे हुए निप्पल हो, या फिर सपाट हो। तो इन सारी सिचुएशन क्या होती है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होते हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी देखी, तो हम क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर
कि पहले 24 आवर्स के अंदर 2 या 3 घंटे के अंतराल से क्या करवानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए बच्चे को, ठीक है। आफ्टर जस्ट डिलीवरी हाफ एन आवर के बाद अपन को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाना है। उसके बाद अगर मान लो कि 2-3 घंटे के अंतराल से अपन करवा रहे हैं, उसके बाद कब करवा देनी चाहिए, जब बच्चा रो रहा हो या फिर ब्रेस्ट फिल हो गए हो, भर गए हो, उस स्थिति में क्या करवा सकते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। या फिर अगर हम दिन में देखें या रात को देखें तो दिन में तो कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे के अंतराल से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, लेकिन रात को भी क्या करवानी चाहिए, 5 घंटे के अंतराल से ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि कम से कम 2 बार ब्रेस्ट फीडिंग तो अपन को रात को भी करवानी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अपन ने देखी कि अपन को ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ड्यूरेशन देखा तो ड्यूरेशन में अपन ने क्या देखा कि ड्यूरेशन के अंदर मान लो कि कितने टाइम तक या कब तक अपन को क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। कितने टाइम तक तो अपन क्या करते हैं कि बच्चे को केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, कितने महीने तक, 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक अपन को बच्चे को केवल ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, इसके अलावा कोई पानी, जीवन घुट्टी या शहद वगैरह कुछ नहीं देना होता है। और बच्चे को जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, जब बच्चा पूर्ण रूप से खुद सेल्फ संतुष्ट होकर ब्रेस्ट को छोड़ ना दे, तब तक बच्चे को अपन क्या करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में क्या करवानी चाहिए, मान लो 6 महीने तक तो अपन ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी, उसके बाद मान लो 6 महीने के बाद अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवानी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके साथ साथ अदर फूड आइटम्स, यानी कि अदर फूड अपन क्या करें, ऐड करें, जैसे कि उबले हुए आलू उनको मैश करके खिला दिया, ठीक है, जूस पिला दिया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क तो देना ही देना है, ठीक है। अगला अपन ने देखा प्रॉब्लम्स रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग एंड देयर सॉल्यूशंस। जो प्रॉब्लम्स है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उसके क्या क्या समाधान है। फर्स्ट अपन ने देखा इन्वर्टेड निप्पल हो या फिर फ्लैट निप्पल हो। इन्वर्टेड का मतलब होता है या तो अधोमुखी हो या धसे हुए निप्पल हो या फिर सपाट हो। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, मान लो अधोमुखी है या फिर सपाट है, उसको अपन क्या करेंगे कि अगर मान लो सपाट है, अधोमुखी होते हैं तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से निप्पल को मुंह में नहीं ले पाएगा और सक नहीं कर पाएगा, तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं करेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो ब्रेस्ट है उसको अपन क्या करेंगे, बार बार छुएंगे। तो बार बार छूने से क्या होता है, निप्पल उभार पे आ जाती है या बाहर आ जाती है। तो उस स्थिति में बच्चों को हम क्या करवाए, फीडिंग करवाए। या फिर हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट को बार बार जो निप्पल है उसको पकड़ के अपन क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, उससे क्या हो सकती है, निप्पल बाहर आ सकती है। दूसरा अपन ने देखा सौर निप्पल, यानी कि पीड़ायुक्त निप्पल। पीड़ायुक्त निप्पल हो तो बच्चों को अपन कैसे इस समस्या का समाधान करें सौर निप्पल के अंदर। तो सौर निप्पल में देखा तो अपन क्या कर सकते हैं कि मदर को अपन गाइड करेंगे कि जो ब्रेस्ट है उसकी निप्पल है उसको क्या नहीं करें, बार बार साबुन से नहीं धोए। बार बार साबुन से धोने से क्या हो सकती है, रिट्रैक्टेड हो सकती है, मतलब कट फट सकती है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि बच्चा है, दूध पीते समय बच्चों को क्या नहीं, ज़बरदस्ती से उसको खींचना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हटाएंगे तो बच्चे के दांत से क्या लग सकता है, कट लग सकता है निप्पल के, ठीक है। अगर मान लो अगर अपन तीसरा देखें इसके अंदर, तो जो एरियल होती है निप्पल के ऊपर ब्लैक कलर की जो एरियल होते हैं उसको अपन क्या करेंगे, खुले में थोड़ा सा हवा लगवाएंगे, क्योंकि उसकी नमी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और ब्रेस्ट ठीक रहेंगे। तो सौर निप्पल है तो अपन ये करेंगे। अगर मान लो ब्रेस्ट एंगोरमेंट है, ब्रेस्ट एंगोरमेंट कैसे रहेगा, कैसे हो सकता है ब्रेस्ट एंगोरमेंट? ब्रेस्ट एंगोरमेंट हो सकता है कि प्रसव के पश्चात, यानी कि आफ्टर डिलीवरी 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन अधिक होता है। और मान लो मिल्क का सीक्रेशन अगर अधिक होगा तो ब्रेस्ट में भरा हुआ आएगा, ब्रेस्ट भरेंगे तो उससे एंगोरमेंट दिखेगा और पेन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर बच्चा क्या हो, बीमार हो, LFW हो या क्लेफ्ट लिप हो, उससे बच्चा सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, मिल्क नहीं पी पा रहा है, सक नहीं कर पा रहा है, तो आधा बचा हुआ दूध ब्रेस्ट में रह जाएगा, फिर सीक्रेटेड मिल्क आएगा, वो दोनों मिलकर फिर वो एंगोरमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस है जो क्या कर सकती है, फीडिंग में कर सकती है, जिससे क्या हो जाती है, अगर मान लो ये ब्रेस्ट एल्वियोलाई भर जाती है पूर्ण रूप से और ये देखने को मिलता है ब्रेस्ट एंगोरमेंट, ठीक। इसके बचाव के क्या क्या कार्य हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे,
एंगोरमेंट है तो वाटर वार्म पैक से सिकाई करेंगे, ब्रेस्ट पंप से के माध्यम से अपन मिल्क को निकालेंगे और बच्चे को स्पून की सहायता से फीडिंग करा सकते हैं, और उसको मदर है जो उसको दबाकर भी क्या कर सकती है, मिल्क निकाल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट फीडिंग देखे। तो आज हमने डिस्कस किया ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और आर्टिफिशियल फीडिंग के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।